नमस्कार साथियों, चैनल साहित्य संदूक में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं श्रीलाल शुक्ल जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी भाग 7। पूर्व की इसकी जो कहानी है प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मैंने लगा दी है, तो जो लोग नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट से उस कहानी को सुन लें। छत के ऊपर एक कमरा था जो हमेशा संयुक्त परिवार की पाठ्य पुस्तक जैसा खुला पड़ा रहता था। कोने में रखी हुई मुदगरों की जोड़ी इस बात का ऐलान करती थी कि सरकारी तौर पर यह कमरा बद्री पहलवान का है। वैसे परिवार के दूसरे प्राणी भी कमरे का अपने अपने ढंग से प्रयोग करते थे। घर की महिलाएं कांच और मिट्टी के बर्तनों में ढेरों चार भरकर छत पर धूप में रखती थी और शाम होते होते कमरे में जमा कर देती थी। यही हाल छत पर सूखने वाले कपड़ों का भी था। कमरे के आर पार एक रस्सी लटकती थी जिस पर शाम के वक्त लंगोट और चोलियां, अंगोछे और पेटीकोट साथ साथ झूलते नजर आते थे। वैद्य जी के दवाखाने की अनावश्यक शीशियां भी कमरे की एक अलमारी में जमा थी। प्राय सभी शीशियां खाली थी। उन पर चिपके हुए सचित्र विज्ञापन, इस्तेमाल के पहले शीर्षक पर एक अर्धमानव की तस्वीर से, इस्तेमाल के बाद शीर्षक के अंतर्गत एक ऐसे आदमी की तस्वीर से जिसकी मूछें ऐंठी हुई हैं, लंगोट कसा हुआ और परिणामतः स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पता चलता था कि ये वही शीशियां हैं जो हजारों इंसानों को शेर के मानिंद बना देती हैं। यह दूसरी बात है कि वे अपने गुसल खाने और शयन कक्ष में ही कमर लपलपाते हुए शेर की तरह घूमा करते हैं। बाहर बकरी के बकरी बने रहते हैं। एक साहित्य है जो गुप्त कहलाता है, जो भारत में अंग्रेजी राज जैसी पुस्तकों से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका छापना 1947 के पहले तो जुर्म था ही, आज भी जुर्म है, जो बहुत सी दफ्तरी बातों की तरह गुप्त होकर भी गुप्त नहीं रहता, जो आहार, निद्रा, भय आदि में फंसे हुए आदमियों की जिंदगी में एक बड़े सुखद लिटरेरी सप्लीमेंट का काम करता है, जो विशिष्ट साहित्य और जन साहित्य की बनावटी श्रेणियों को लांघकर व्यापक रूप से सबके हृदयों में प्रतिष्ठित है। वैसे उसमें कोई खास बात नहीं होती, सिर्फ यही बताया जाता है कि किसी आदमी ने किसी आदमी या किसी औरत के साथ किसी तरह का क्या बर्ताव किया। यानी उसमें सुमित्रा नंदन पंत की दार्शनिक भाषा में कहा जाए तो मानव के चिरंतन संबंधों का वर्णन होता है। इस कमरे का प्रयोग ऐसे साहित्य के अध्ययन के लिए भी होता था, और यह जाहिर है परिवार के अकेले विद्यार्थी होने के नाते रुपन बाबू ही करते थे। रुपन बाबू कमरे का प्रयोग और कामों के लिए भी करते थे, जिस सुख के लिए दूसरे लोगों को रोटी के टुकड़े, पेड़ की छांव, कविता, शराब की सुराही, प्रेमिका आदि उमर खयामी पदार्थों की जरूरत होती है, वह सुख रुपन बाबू इस कमरे में अपने आप ही खींच लेते थे। परिवार के सभी लोगों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा बुलंद करने वाले इस कमरे को देखकर लोगों के मन में स्थानीय संस्कृति के लिए जैसे श्रद्धा पैदा हो सकती थी। इसे देख लेने पर कोई भी समाजशास्त्री यह नहीं कह सकता था कि पूर्वी गोलार्ध में संयुक्त परिवार की व्यवस्था को कहीं से कोई खतरा है। यही कमरा रंगनाथ को रहने के लिए दे दिया गया था। उसे यहाँ 4-5 महीने रहना था। वैद्य जी ने ठीक ही बताया था। एमए करते करते किसी भी सामान्य विद्यार्थी की तरह वह कमजोर पड़ गया था। उसे बुखार रहने लगा था। किसी भी सामान्य हिंदुस्तानी की तरह उसने डॉक्टरी चिकित्सा में विश्वास न रहते हुए भी डॉक्टरी दवा खाई थी। उससे वह अभी बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया था। किसी भी सामान्य शहराती की तरह उसकी भी आस्था थी कि शहर की दवा और देहात की हवा बराबर होती है, इसीलिए वह यहाँ रहने के लिए चला आया था। किसी भी सामान्य मूर्ख की तरह उसने एमए करने के बाद तत्काल नौकरी न मिलने के कारण रिसर्च शुरू कर दी थी। पर किसी भी सामान्य बुद्धिमान की तरह वह जानता था कि रिसर्च करने के लिए विश्वविद्यालय में रहना और नित्य प्रति पुस्तकालय में बैठना जरूरी नहीं है। इसीलिए उसने सोचा कि कुछ दिन वह गांव में रहकर आराम करेगा, तंदुरुस्ती बनाएगा, अध्ययन करेगा, जरूरत पड़ने पर शहर जाकर किताबों की अदला बदली कर आएगा, और वैद्य जी को हर स्टेज पर शिष्ट भाषा में यह कहने का मौका देगा कि काश हमारे नवयुवक निकम्मे ना होते तो हम बुजुर्गों को ये जिम्मेदारियां न उठानी पड़ती। ऊपर का कमरा काफी बड़ा था और उसके एक हिस्से पर रंगनाथ ने आते ही अपना व्यक्तिवाद फैला दिया था। उसकी सफाई करा के एक चारपाई स्थायी रूप से डाल दी गई थी। उस पर एक स्थायी बिस्तर पड़ गया था। पास की अलमारी में उसकी किताबें लग गई थी, जिनमें जेबी जासूस या गुप्त साहित्य के प्रवेश का निषेध कर दिया गया था। वहीं एक छोटी सी मेज और कुर्सी भी कॉलेज से मंगाकर लगा दी गई थी। चारपाई के पास ही दीवार में एक खिड़की थी, जो खुलने पर
बागों और खेतों का दृश्य पेश करती थी। यह दृश्य रंगनाथ की जिंदगी को कवित्व में बनाने का काम आता था और वहाँ उसे सचमुच ही कभी कभी लगता था कि उसके सामने न जाने कितने वर्ड्सवर्थ, कितने रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कितने गुरु भक्त सिंह और एक ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं और उनके पीछे अनगिनत आंचलिक कथाकार मुंह में तुरही लगाए सांस फुलाए खड़े हुए हैं। रुपन बाबू कहीं से कुछ ईंट रोड़ा उठा लाए थे। उसे जोड़ जाड़ कर उन्होंने एक रेडियो जैसा तैयार कर दिया था। कमरे के ऊपर बांसों और आसपास के पेड़ों के सहारे उन्होंने लंबे लंबे तार दौड़ा दिए थे, जिससे लगता था कि वहाँ एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन सेंटर है। पर अंदर का रेडियो एक हेडफोन के सहारे ही सुना जा सकता था, जिसे कान पर चिपकाकर रंगनाथ कभी कभी स्थानीय खबरें और वैष्णव संतों के शोकपूर्ण भजन सुन लेता था और इत्मीनान कर लेता था कि ऑल इंडिया रेडियो सब अब भी वैसा ही है जैसा पिछले दिनों में था और हजार गालियां खाकर भी वे बेहया अपने पुराने ढर्रे से टस से मस नहीं हुआ है। रंगनाथ का कार्यक्रम वैद्य की सलाह से बना था। बहुत सवेरे उठना, उठकर सोचना कि कल का खाया हजम हो चुका है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्णाजीर्ण निरूप्यते। तांबे के लोटे में रखा हुआ ठंडा पानी पीना, दूर तक टहलने निकल जाना नित्य कर्म, क्योंकि संसार में वही कर्म नित्य है, बाकी अनित्य। टहलते हुए लौटना, हाथ मुंह धोना, लकड़ी चबाना और उसी क्रम में लगे हाथ दांत साफ करना, गुनगुने पानी से कुल्ला करना, व्यायाम करना, दूध पीना, अध्ययन करना, दोपहर को भोजन करना, विश्राम, अध्ययन, सायंकाल टहलने जाना, लौटकर फिर साधारण व्यायाम, बादाम मुनक्के आदि के द्रव्य का प्रयोग, अध्ययन, भोजन, अध्ययन, शयन। रंगनाथ ने इस पूरे कार्यक्रम को ईमानदारी से अपना लिया था। इसमें सिर्फ इतना संशोधन हुआ था कि अध्ययन की जगह वैद्य जी की बैठक में गंजों की सोबत ने ले ली थी। चूँकि इससे रंगनाथ के वीर्य की प्रतिरक्षा को कोई खतरा नहीं था और कुल मिलाकर उसके पूरे दैनिक कार्यक्रम पर कोई असर भी नहीं पड़ता था, इसलिए वैद्य जी को इस संशोधन में कोई ऐतराज न था। बल्कि एक तरह से वे इसे पसंद करते थे कि एक पढ़ा लिखा आदमी उनके पास बैठा रहता है और हर बाहरी आदमी के सामने परिचय कराने के लिए हर समय तैयार मिलता है। कुछ दिनों में ही रंगनाथ को शिवपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगा था कि महाभारत की कथा की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। उसे जान पड़ा कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगह हमारी बुद्धि एक सी है। उसने देखा जिसकी प्रशंसा में सभी मशहूर अखबार पहले पृष्ठ से मोटे मोटे अक्षरों में चिल्लाना शुरू करते हैं, जिसके सहारे बड़े बड़े निगम, आयोग और प्रशासन उठते हैं, गिरते हैं, घसीटते हैं, वही दाव पेच और पैंतरेबाजी की अखिल भारतीय प्रतिभा यहाँ कच्चे माल के रूप में इफरात से फैली पड़ी है। ऐसा सोचते ही भारत की सांस्कृतिक एकता में उसकी आस्था और मजबूत हो गई। अब आप देखिए, उस उपन्यास को व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है और इसमें ऐसा कुछ अलग सी स्टोरी भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी फेमस है इसलिए क्योंकि इसकी प्रासंगिकता बराबर बनी हुई है। बड़े स्तर पे जो पॉलिटिक्स होती है उसका एक ग्रामीण स्तर पर एक नया रूप देखने को इस उपन्यास में हमें मिलता है। पर कमजोरी सिर्फ एक बात को लेकर थी। उसने देखा कि शहर में वाद विवाद का एक नया रूप पुरानी और नई पीढ़ी को लेकर उजागर हो रहा है। उसके पीछे पुरानी पीढ़ी का यह विश्वास था कि हम बुद्धिमान हैं और हमारे बुद्धिमान को चुकने के बाद दुनिया की बुद्धि नाम का तत्व खत्म हो गया और नई पीढ़ी के लिए उसका एक कतरा भी नहीं बचा है। वहीं पर नई पीढ़ी की यह आस्था थी कि पुरानी पीढ़ी जड़ थी, थोड़े से खुश हो जाती थी और अपने और समाज के प्रति ईमानदार न थी, जबकि हम चेतन हैं, किसी भी हालत में खुश नहीं होते और अपने प्रति ईमानदार हैं और समाज के प्रति कुछ नहीं, क्योंकि समाज कुछ नहीं है। गहरा व्यंग्य देखिए, भले इतने साल पहले लिखा गया है लेकिन जो लिखा गया है वो बहुत सटीक है। आज की पीढ़ी किसी भी हालत में खुश तो नहीं है। यह वाद विवाद खास तौर से साहित्य और कला के क्षेत्र में ही चल रहा था, क्योंकि औरों के मुकाबले वाद विवाद के लिए साहित्य और कला के क्षेत्र ही ज़्यादा से ज़्यादा फैलावदार और कम से कम हानिकारक है। पिछली पीढ़ी के मन में अगली पीढ़ी को मूर्ख और अगली पीढ़ी के मन में पिछली को जोकर समझने का चलन वहाँ इतना बढ़ गया था कि अगर क्षेत्र साहित्य या कला का ना होता तो अब तक गृह युद्ध हो चुका होता। रंगनाथ कुछ दिन तक समझता रहा कि शिवपालगंज में अभी तक ऐसे पीढ़ी संघर्ष का उदय नहीं हुआ।
पर एक दिन उसका भ्रम दूर हो गया। उसने देख लिया कि यहाँ भी उसी तरह का संघर्ष है। वह समझ गया कि यहाँ की राजनीति इस पहलू से भी कमजोर नहीं। बात एक 14 साल के लड़के को लेकर चली थी। तो अब कौन सी बात नहीं चलेगी, इसको देखते हैं। एक आदमी शिवपालगंज के उस लड़के का जीवन चरित्र बताता है। उससे प्रकट हुआ कि लड़के में बदमाश बनने की क्षमता कुछ इस तरह से पनपी थी कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक भी उसे प्रभु का चमत्कार मानने को मजबूर हुए थे। सुना जाता है कि अमेरिका से पढ़कर लौटे हुए कई विद्वानों ने उस लड़के के बारे में छानबीन की। उन्होंने टूटे हुए परिवार, बुरी सोहबत, खराब वातावरण, अपराशील वंश परंपरा, रटी रटाई किताबी थ्योरियों को उस पर खपाना चाहा, पर लड़के ने खपने से इनकार कर दिया और बाद में वे विद्वान इस नतीजे पर पहुंचे कि हो ना हो ये प्रभु का चमत्कार है। वास्तव में इससे इन विद्वानों की अयोग्यता का नहीं, अपने देश की योग्यता ही प्रमाणित होती है, जो आजकल अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में ऐसी ऐसी व्यावहारिक समस्याएं चुटकियों में पैदा कर सकते हैं कि अमेरिका में की कीमती कागजों पर छपी हुई किताबों की बेशकीमती सिद्धांत पोच साबित होने लगते हैं और उनका हल निकालने के लिए बड़े बड़े भारतीय विद्वानों को घबराकर फिर अमेरिका की ओर ही भागना पड़ता है। इस लड़के की केस हिस्ट्री ने भी कुछ ऐसा ही तहलका मचा दिया था। एक बहुत बड़े विद्वान ने अपनी अगली अमेरिकी यात्रा में उसका समाधान ढूंढने की प्रतिज्ञा कर डाली थी। लड़का शिवपालगंज के इतिहास में अचानक ही 2-3 साल के लिए उदित हुआ, चमका और फिर पुलिस के झापट, वकीलों के व्याख्यान और मजिस्ट्रेट की सजा को निसंग भाव से हजम करता हुआ बाल अपराधियों के जेल के इतिहास का एक अंग बन गया। वहीं पता चला कि उस लड़के का व्यक्तिगत चरित्र देश के विद्वानों के लिए समस्या बना हुआ है। उसे सुलझाने के लिए भारतवर्ष और अमेरिका की मित्रता का सहारा लिए जाने वाला है। यह बात शिवपालगंज में आते आते लोक कथा बन गई थी और तब से वहां उस लड़के का लीला संवरण बड़े अभिमान के साथ किया जाने लगा था। रंगनाथ को बताया गया था कि वह लड़का 10 साल की उम्र में इतना तेज दौड़ने लगा था कि 15 साल के लड़के भी पकड़ नहीं पाते थे। 11 साल की उम्र में रेल में बिना टिकट चलने और टिकट चेकर को धता देने में उस्ताद हो गया। 1 साल बाद वह मुसाफिरों को देखते फिरते उनका सामान कुछ इस तरह से गायब करने लगा जैसे लोकल अनिस्थीसिया देकर होशियार सर्जन ऑपरेशन कर डालते हैं और मेज पर लेटे हुए आदमी को पता ही नहीं चलता कि शरीर का एक हिस्सा कहाँ चला गया। इसी तरह की चोरी में उसकी ख्याति सबसे ज़्यादा इस आधार पर हुई कि वह कभी पकड़ा नहीं गया। बाद में 14 वर्ष की अवस्था में जब पकड़ा गया तो पता चला ऊपर का शीशा तोड़कर दरवाजे की भीतरी सिटकनी खोलने की कला में दक्ष हो चुका है। बंगले में चोरियां करता और चोरियां भी रोशनदान से नहीं बल्कि उपयुक्त तरकीब से दरवाजा खोलकर भले आदमियों की तरह कायदे के रास्ते मकान में घुसकर करता है। इस लड़के की प्रशंसा करते करते किसी आदमी ने बहराम चोट्टा का भी जिक्र किया था, जो किसी जमाने में उस क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व का चोर माना जाता था। पर उसका नाम सुनते ही एक लड़के ने बड़े जोर शोर से विरोध किया और बतर्ज विधानसभा की स्पीचों के बिना किसी तर्क के सिर्फ आवाज़ ऊंची करके साबित करने की कोशिश की। बहराम चोट्टा भी कोई चोट्टा था। रामस्वरूप ने 12 साल की उम्र में जितना उठाकर फेंक दिया वह बहराम चोट्टा के जन्म जन्म भी हिलाए ना हिलेगा। रंगनाथ को इसी बातचीत में पीढ़ी संघर्ष की झलक दिखाई पड़ी। उसने सनीचर से पूछा, क्या आजकल के चुट्टे सचमुच ही ऐसे 30 मार खा हैं? पहले भी तो एक से एक खतरनाक चुट्टा हुआ करते थे। सनीचर उस उम्र का था जिसे नई पीढ़ी वाले पुरानी के साथ और पुरानी पीढ़ी वाले नई के साथ लगाते हैं, और आयु को लेकर पीढ़ियों में वैज्ञानिक विभाजन न होने के कारण जिसे दोनों वर्ग अपने से अलग समझते हैं, इसी कारण उसके ऊपर किसी की पीढ़ी का समर्थन करने की मजबूरी न थी। साहित्य और कला के सैकड़ों अर्धप्रौढ़ आलोचकों की तरह सिर हिलाकर अपनी राय देने से कतराते हुए बोला, भैया रंगनाथ, पहले के लोगों का हाल ना पूछो। यही ठाकुर दूरबीन सिंह थे, मैंने उनके दिन भी देखे हैं, पर आजकल के लौंडों के भी हाल ना पूछो। आज से लगभग 30 साल पहले जब आज की पीढ़ी पैदा नहीं हुई थी और हुई भी थी तो यशस्वी रहे हे प्रभु, हे मुरारी, चिरंजीव रानी व राजा हमारे, या खुदाया जर्ज पंजुम की हिफाजत कर का कोरस गाने के लिए हुई थी। शिवपालगंज के सबसे प्रमुख गंजहा का नाम ठाकुर दूरबीन सिंह था। उनके माँ बाप ने उनके नाम के साथ ही दूरबीन लगाकर शायद चाहा था कि उनका लड़का हर काम वैज्ञानिक ढंग से करे। बड़े होकर उन्होंने ऐसा किया भी। जिस चीज़ में उनकी दिलचस्पी दिखाई उसे बुनियाद से पकड़ा। उन्हें अंग्रेजी कानून कभी अच्छा नहीं लगा।
इसलिए जब महात्मा गांधी सिर्फ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की तैयारी कर रहे थे, दूरबीन सिंह ने इंडियन पेनल कोड की सभी दफाओं को एक एक करके तोड़ने का बुनियादी काम शुरू कर दिया। स्वभाव से वे परोपकारी थे। परोपकार एक व्यक्तिवादी धर्म है और उसके बारे में हर व्यक्ति की अपनी अपनी धारणा होती है। कोई चींटियों को आटा खिलाता है, कोई अविवाहित प्रौढ़ाओं का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए अपने मत्थे पर प्रेम करने के लिए हमेशा तैयार की तख्ती लगाकर घूमता है, कोई किसी को सीधे रिश्वत न लेनी पड़े इसलिए रिश्वत देने वालों से खुद संपर्क स्थापित करके दोनों पक्षों में दिन रात दौड़ धूप करता रहता है। ये सब परोपकार संबंधी व्यक्तिगत धारणाएं और दूरबीन सिंह की भी परोपकार के विषय में अपनी धारणा थी। वे कमजोर आदमियों की रक्षा करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते थे, इसलिए लड़ाई भिड़ाई के हर मौके पर वे बिना बुलाए पहुंच जाते थे और कमजोर की तरफ से लाठी चला दिया करते थे। उन शांतिपूर्ण दिनों में ये सब बातें बंधी दर से चलती थी और सारे इलाके में मशहूर था कि शहर में जैसे बाबू जयराम प्रसाद वकील मारपीट के मुकदमे के लिए खड़े होने के लिए 50 रुपया हर पेशी पर लेते हैं, उसी तरह दूरबीन सिंह भी मुकदमे के पहले वाली मारपीट के लिए 50 रुपया लेते हैं। बड़ी लड़ाइयों में जहां आदमी जमा करने पड़ते हैं, यह रकम प्रति व्यक्ति के हिसाब से बढ़ती जाती थी, पर उसकी भी दरें निश्चित थी और उसमें कोई धोखेबाजी नहीं थी। उनके आदमियों को गोश्त और शराब भी देनी पड़ती थी, पर वे स्वयं इन मौक़ों पर गोश्त नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे। इससे उनका पेट हल्का और दिमाग साफ रहता था, जो युद्ध के समय बड़ी ही वांछनीय स्थिति है। और चूंकि गोश्त और शराब देखकर भी नहीं कहने वाला आदमी सदाचारी कहलाता है, इसीलिए वे सदाचारी कहलाते थे। दूरबीन सिंह की एक विशेषता यह भी थी कि वे सेंध नहीं लगाते थे। वे दीवार फांदने के उस्ताद थे और कहीं भी आसानी से पोल जंप के चैंपियन हो सकते थे। शुरू में रुपए की कमी होने पर वे कभी कभी दीवार फांदने का काम करते थे। बाद में वे ऐसा काम सिर्फ कभी कभी अपने नए चेलों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की नीयत से ही करने लगे थे। यह वह जमाना था जब चोर चोर थे और डाकू डाकू। चोर घर में सिर्फ चोरी करने के लिए घुसते थे और एक 5 साल का बच्चा भी पैर फटफटा दे तो वे जिस सेंध से अंदर आए थे उसी से विनम्रतापूर्वक बाहर निकल जाते थे। डाकुओं की दिलचस्पी मारपीट में ज़्यादा होती थी, माल लूटने में कम। इस परिप्रेक्ष्य में दूरबीन सिंह ने अपने इलाके में चोरी करते समय घर में जग जाने वाले को पीटने का चलन चलाया और यह तरीका उनके समसामयिक चोरों में बड़ा ही लोकप्रिय हो गया। इस तरह दूरबीन सिंह ने चोरों और डकैतों के बीच में फासले को कम करने का एक बुनियादी काम किया और उनकी पद्धतियों मेथडोलॉजी में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। पर वक्त की बात, यही ठाकुर दूरबीन सिंह अपने नशेबाज भतीजे का एक जोरदार तमाचा बुढ़ापे में खाकर कुएं की जगह से नीचे गिर गए। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उस दिन तक कोने में रखी हुई अपनी लाठी को देख देख कर दूरबीन सिंह अपने भतीजे के मुंह में उसे ठूस देने का संकल्प करते रहे। अंत में लाठी और भतीजे के मुंह को यथावत छोड़कर वे शिवपालगंज की मिट्टी को वीर विहीन बनाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, यानी कि टें हो गए। सनीचर ने दूरबीन सिंह के विषय में अपना संस्मरण सुनाया। भैया रंगनाथ, अंधेरी रात थी और मैं भूलूपुर के तिवारियों के बाग के बीच से आ रहा था। तब हमारा भी बचपना था और हम भी बाघ बकरी को एक निगाह से देखते थे। देह में ऐसा जोश चढ़ा कि हवा में डंडा मारते और पत्ता भी खड़क जाए तो छिटक कर माँ की गाली देते थे। तो अंधेरी रात थी और हम हाथ में डंडा लिए सटा सटा रहे थे। तभी एक पेड़ के पीछे से किसी ने कहा, खबरदार। हमने समझा कोई जिन्न आ गया। उनके सामने तो लाठी डंडा सभी बेकार। मैंने लाल लंगोटे वाले का ध्यान किया, पर भैया लाल लंगोट वाला तभी काम कर देगा जब भूत प्रेत जिन्न या मुचेटा हो। यहाँ पेड़ के पीछे काला कलूटा गठी देह का जवान निकल कर मेरे सामने आया और बोला, जो कुछ भी हो चुपचाप रख दो, धोती कुर्ता भी उतार दो। मैंने मारने को डंडा ताना तो क्या देखा कि चारों तरफ से 5-6 आदमी घेरा डाले हुए हैं, सब बड़ी बड़ी लाठियां और भाले लिए हुए। हमने भी कहा कि चलो सनीचर, तुम्हारी जोड़वा की आज से फिस। डंडा मेरे तना का तना रह गया, चलाने की हिम्मत ना पड़ी। एक बोला, तान के क्यों रह गया, चलाता क्यों नहीं, असल बाप की औलाद है तो चला दे डंडा। बड़ा गुस्सा लगा भैया, पर गुस्से में बोला तो रोना आ गया। मैंने कहा, जान न लो, माल ले लो। दूसरे ने कहा, साले की अधेला भर की जान, उसके लिए सियार जैसा फेंफे कर रहा है, इतना माल छोड़े दे रहा है, अच्छी बात है, धर दे सब माल। बस भैया एक झूला था, उसमें सत्तू था, एक बढ़िया मुरादाबादी लोटा था, मामा के घर से मिला था, फर्स्ट क्लास सूत की डोरी। लोटा क्या था, बिल्कुल बाल्टी था, कुएं से 2 सेर पानी खींचता था। पूड़ियाँ थीं असली घी की। तब यह वनस्पति साला चला कहाँ था।
सब उन्होंने गिनकर धरा लिया। फिर धोती उतरवाई, टेंट में 1 रुपया था उसे भी छीन लिया। कुर्ता और लंगोटा पहने हुए जब मैं खड़ा रह गया तो एक ने कहा, मुंह पे ताला लगाए चुपचाप अपने घर चले जाओ, चूं भर किया तो इसी बाग में खोद कर गाड़ दूंगा। मैं चलने को हुआ तो एक ने पूछा, कहाँ रहता है? मैंने कहा, गंजहा हूँ। फिर पूछा, भैया सब लुटेरे? फिर न पूछो भैया, सब लुटेरे खड़े खड़े मुंह तक नहीं लगे। किसी एक ने मुझसे कहा, शिवपालगंज के मुखिया का नाम पूछा, दूसरे ने लंबरदार का, तीसरे ने कहा, दूरबीन सिंह को जानते हो? मैंने कहा, दूरबीन सिंह की तरफ से लाठी भी चलाने को जा चुका हूँ। जब रंगपुर में जमावड़ा हुआ तो सुलह ना होती तो हजारों लोग वहीं खेत हो जाते। दूरबीन सिंह के गांव के रिश्ते का काका कहता है। दूरबीन सिंह के गांव के रिश्ते से काका कहता हूँ। बस राम राम सीताराम, जैसे काले आदमियों में कोई गौरी फौज पहुंच गया हो। भगदड़ मच गई। कोई मेरी धोती वापस ला रहा, कोई कुर्ता वापस ला रहा, किसी ने जूता दिया और किसी ने लोटा वापस दिया। एक मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, तुम्हारी 2 पूड़ियाँ खाली हैं, इनके दाम ले लो, पर दूरबीन सिंह से न बताना कि हमने तुम्हें घेरा था। चाहे कुछ पैसा ले लो और कहो तो पेट फाड़ कर पूड़ी निकाल दूँ। हमें क्या पता कि भैया तुम गंजा हो। फिर तो सब हमें गांव के पास के ताल तक पहुंचाने आए। बहुत रिरियाते रहे। मैंने भी समझाकर उनके आंसू पोंछ दिए। कहा कि जब तुम घर के आदमी निकले तो फिर पूड़ी खाने का क्या अफसोस, लो एक और खाओ। वह आदमी भागा। दादा हमने भर पाया, हमें क्या पता था कि तुम गंजा हो। बस दादा दूरबीन सिंह से ना कहना। हमने कहा, घर चलो, पानी पत्ता करके जाना, भूखे हो तो भोजन भाप कर लेना। पर उन्होंने कहा, दादा अब हमें जाने दो, तुम भी जाकर सो, कल तक ये सब भूल जाना, किसी से ना कहना। सो भैया मैं घर आकर पड़ रहा। सवेरा होते ही मैंने दूरबीन सिंह से जाकर पैर पकड़े कि काका तुम्हारे नाम से लाग लंगोटे वाले का जोर बोल रहा है, तुम्हारा नाम लेकर जान बचा पाया हूँ। दूरबीन सिंह ने पाँव खींच लिए, बोले, जा शनिचरा, कोई फिक्र नहीं, जब तक मैं हूँ अंधेरे उजेले में जहाँ मनोबा घूमा कर, किसी का डर नहीं है। सांप बिच्छू तो तू खुद ही निपटा ले, बाकी को हमारे लिए छोड़ दे। यह कहकर शनिचर सांस खींचकर चुप हो गया। रंगनाथ समझ गया कि घटिया कहानी लेखकों की तरह मुख्य बात पर आते आते वे हवा बांधा है। उसने पूछा, फिर तो अब जब तक दूरबीन सिंह थे गंजा लोगों के ठाठ कटते रहे होंगे? तब रुप्पन बाबू बोले। उन्होंने रंगनाथ की जानकारी में पहली बार एक साहित्यिक बात कही। सांस भरकर कहा कि पुरुष बली नहीं होत है, कि समय होत बलवान, कि भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। क्या हो गया रुप्पन बाबू, क्या शिवपालगंज से तुम्हारी कोई गोपिकाएं लूट के ले गया है? शनिचर दूसरा वाला किस्सा भी सुना दे। तो अब ये दूसरा वाला किस्सा सुनेंगे कल की कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल हिंदी नेटशाला की प्लेलिस्ट चेक करिए। वहाँ आपको कविताएं, कहानी, उपन्यास, नाटक, इसके अलावा हिंदी लिटरेचर की बुक्स सब कुछ निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। तो कृपया करके प्लेलिस्ट चेक करें। धन्यवाद।